अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूँ फरवा वहीद। नाज़रीन, कल एक इंतहाई रंजीदा वाक़या, अफ़सोसनाक वाक़या पाकिस्तान की तारीख में पेश आया। 14 नौमौलूद बच्चे पिम्स अस्पताल में जल गए। माँ-बाप से उनकी गोद उजाड़ दी गई, छीन लिए गए उनके खून और वो सरापा एहतजाज आज भी हैं और कई सवालात हैं जिनके जवाबात कल से आज तक पाकिस्तान जानना चाहता है और हासिल करना चाहता है कि इतना बड़ा वाक़या कैसे पेश आ गया। पिम्स कोई छोटा-मोटा सरकारी अस्पताल नहीं बल्कि बहुत बड़ा और हेवी बजट वाला सरकारी अस्पताल है, जहाँ पर तमाम तर तिब्बी सहूलियात मौजूद होनी चाहिए थी और ये पहला वाक़या नहीं है पिम्स की तारीख में कि जहाँ पर ये अफ़सोसनाक वाक़या पेश आया। इससे पहले मुतअद्दिद मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ नौइयत के अफ़सोसनाक वाक़यात इसी अस्पताल में पेश आ चुके हैं। बल्कि मुल्क के दूसरे बड़े सरकारी अस्पतालों की भी अगर मैं बात करूँ तो कुछ ख़ास हालत नहीं है। इसी के पेश नज़र आज इंकशाफ ये हो रहा है कि जो कल वाक़या पेश आया, पिम्स के पास तो बेसिकली फायर सेफ्टी का एनओसी मौजूद भी नहीं था। यानी वहाँ पर ना तो अलार्म्स काम कर रहे थे, ना वहाँ पर वो मयार जिसे बरकरार रखना चाहिए वो मौजूद था। अस्पताल एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर लोग अपने ज़ख्मों के मरहम के लिए आते हैं, अपने प्यारों को लेकर आते हैं ताकि उनकी कोई दाद-रसी की जा सके। और सरकारी अस्पताल तो स्टेट के अंडर आता है। ये कैसी नागहानी आफ़त आन पड़ी है कि जिसने सबकी आँखें खोल के रख दी हैं और अब मजबूर कर दिया ये पूछने में कि जब आप बजट देते हैं तो उसका ऑडिट भी करते हैं कि नहीं करते? यही वजह है कि पंजाब के मुख्तलिफ अस्पतालों में अब फाइटिंग ड्रिल्स जो हैं उसको करने की भी रेगुलर एक समरी जारी की गई है, मुरासला जारी किया गया है। अब देखना ये है कि क्या किसी हादसे के बाद ही हमें ये एहसास होगा कि किसी प्यारे को खोने के बाद हमें ये सारी सेफ्टी मेजर्स लेने हैं? क्या कभी पाकिस्तान में ऐसा हुआ है कि पहले प्रिएम्प्टिव तरीके से कोई प्रिकॉशंस की जाती, कोई मेजरमेंट्स की जाती और इस नागहानी आफत को क्या टाला जा सकता? तो ये बहुत सारे सवालात हैं जिसके जवाब हम आज भी हासिल कर रहे हैं। क्या एक वज़ीर सेहत के इस्तीफे से ये काम बन जाएगा? क्या चंद लोगों को सस्पेंड करने से चंद डॉक्टर्स को, चंद नर्सेस को क्या वो जो नुकसान हुआ है वो भरा जा सकेगा? हमें जॉइन किया है सीनियर एनालिस्ट और जर्नलिस्ट के पैनल ने। शौकत जॉइन कर चुके हैं, शाज़िया ज़ेशान साहिबा भी हमारे प्रोग्राम में मौजूद। दोनों का बहुत शुक्रिया। बादशाह साहब, आप ज़ाहिर है कि इस्लामाबाद में भी मौजूद हैं और यू मस्ट हैव विजिटेड पिम्स एज़ वेल। आपको इन्फॉर्मेशन भी फर्स्ट हैंड आ रही होगी। मुझे बताइएगा कि ये इंकशाफ हो रहा है कि उनके पास तो बेसिक जो होनी चाहिए थी फैसिलिटी फायर सेफ्टी की, उसका एनओसी भी मौजूद नहीं था। इसका कौन ज़िम्मेदार है? देखिए ना, ऑन द फेस ऑफ इट जो अस्पताल इंतज़ामिया है, एग्जेक्टिव डायरेक्टर हैं या जो इस वार्ड के जो डायरेक्टर्स हैं, उस वार्ड के डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है, इमीडिएट तो वो ज़िम्मेदार हैं ना। मसलन कल भी कह रहे थे कि जी हमारा तो बिल्कुल इक्विपमेंट है, आज पता चल रहा है कि फायर सेफ्टी नहीं था। ये पहले कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल बना, इसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं, पिम्स भी कहते हैं, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। फिर उसके कुछ सालों बाद इसमें मदर एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर बना, MCH उसको कहा जाता है। ये जो पर्टिकुलर यूनिट है न्यू बॉर्न बेबी का, ये अभी रीसेंट है कि 2-3 साल से ये बना है। बिल्कुल MCH के पीछे ये बनाया गया है, ये नया यूनिट है। और जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक पूरा स्टाफ भी हायर नहीं किया गया। यानी जब ये बच्चे कल अल्लाह को प्यारे हुए, जो स्टाफ चाहिए PC1 के मुताबिक वो पूरा स्टाफ भी नहीं था। तो एग्जेक्टिव डायरेक्टर साहब क्या कर रहे थे, हेल्थ मिनिस्ट्री क्या कर रही थी, हेल्थ मिनिस्टर साहब क्या कर रहे थे कि आपने स्टाफ ही पूरा नहीं दिया। ये नहीं है कि पैसे नहीं थे। जो कल स्टेटिस्टिक्स सामने आए उनके मुताबिक गुज़श्ता 2-4 सालों में 22 अरब रुपए मिले हैं इस हॉस्पिटल को, और गुज़श्ता साल तो कम से कम इस हॉस्पिटल को 6 से 7 अरब रुपए मिले हैं। अगर आप अंडर स्टाफिंग हैं, फिर आपके पास सिक्योरिटी तो है, आपने ताले लगवा दिए क्योंकि जी वो कॉरिडोर से कहते हैं जी लोग चीज़ें चोरी करके ले जाते हैं। चलें, ये आर्गुमेंट भी मान लिया जाए, लेकिन सुबह उस वक्त 6 बजे वो वार्ड के इंचार्ज किधर थे? वो जो नर्सिंग स्टाफ है, नर्सिंग स्टेशन होता है ना, आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएं बाहर, एक ओवरऑल जो ओवरऑल इस पिम्स हॉस्पिटल या कॉम्प्लेक्स की जो हालत है वो बहुत ही ख़राब है। मसलन 10,000 पेशेंट कहते हैं जी हम रोज़ाना ट्रीट करते हैं, आधा KP आ जाता है। बड़ा सुना था KP में जी बहुत अच्छी हेल्थ फैसिलिटी है, आप खुद आके देखें, आधा आपको पेशेंट KP से आया होगा।
कुछ आज़ाद कश्मीर से आया होगा। ये सारे पेशेंट्स आकर रश तो बन जाता है, बट एट द सेम टाइम सफाई नहीं है, अंदर चले जाएं इतना ताफन होता है, इट्स स्टिंकिंग, डर लगता है किसी को आप पूछने के लिए भी चले जाएं। लिहाजा इस हॉस्पिटल का तो कभी किसी ने ना सोचा, ना इसके बारे में कभी बॉदर किया। अब ये 14 बेचारे नौमौलूद बच्चे, ये बात करके भी दिल जो है वो दुखी है, जो सीना है बड़ा मुश्किल से बंदा ये बात करता है कि एक आध दिन के फूल जो हैं, कलियां जो हैं, वो इतना इस बेदर्दी से अल्लाह के पास भेज दिए गए कि कोई था ही नहीं उधर। यानी जब आग लगी तो पेरेंट्स कह रहे थे, वो माएँ कह रही थी कि हमने नीचे से डॉक्टरों को भागते हुए देखा, वो भाग रहे थे। भाई आप किधर थे, आप कहाँ थे, आपकी ज़िम्मेदारी थी वहाँ पर होना, आप नहीं थे। ये तो खैर जवाब आएगा, इन चीज़ों का जवाब लेना पड़ेगा इन चीज़ों का। आप सही कह रहे हैं कि जो एक एसओपी फॉलो होना चाहिए था वो हुआ नहीं, और ये जो आपने बात की है शाज़िया सुशांत साहिबा कि बेसिक जो फैकल्टी फिल होनी चाहिए वही मौजूद नहीं थी, हायरिंग्स नहीं हुई थी। ऐसा नहीं है, बिल्कुल पाज़ा साहब ठीक कह रहे हैं कि बजट नहीं था पिम्स के पास, स्पेशल ग्रांट्स भी दी जाती हैं एमसीएच को। इसके अलावा जो फंड होता है वो भी मौजूद होता है, एक अच्छी खासी अमाउंट लगती है। तो इसकी ज़िम्मेदारी चले जो फर्स्ट प्लेस पे वो डॉक्टर्स पे तो आयद होती है, लेकिन मुझे आपसे पूछना ये है कि क्या मुस्तफ़ा कमाल के इस्तीफे से ये मामला हल हो जाएगा? क्योंकि उसके बाद उससे पहले भी ऐसे वाक़यात जो है वो पेश आए हैं पिम्स में और दीगर सरकारी अस्पतालों में भी। तो जब आप ग्रांट दे रहे होते हैं या पैसे मुख्तस कर रहे होते हैं, ख़ास करके फेडरल जब कर रहा होता है, तो उसका ऑडिट भी तो होता है। देखिए फरवा, इट्स नॉट अ जस्टिफिकेशन कि मुस्तफा कमाल के इस्तीफे से जो है वो ना तो 14 बच्चे वापस आ सकते हैं, ना ये मामलात जो है वो फ्यूचर में इस तरह हल हो सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि हम मुस्तफा कमाल साहब को बरी जिम्मा करार दे दें। कल से मैं सुन रही हूँ मुस्तफा कमाल साहब जो आते हैं स्क्रीन पर आकर दंदना रहे हैं और जा रहे हैं, और बड़ा दबंग तरीके से वो आकर बात कर रहे हैं, भाई ये तो 1984-85 की बिल्डिंग बनी हुई है, यहाँ तो जदीद सिस्टम लग ही नहीं सकता। और भाई वजारत लेते हुए आपने कितना होमवर्क किया था कि आपको विफाक की एक बहुत इंपॉर्टेंट एक वजारत मिलने जा रही है, आप झलियां बेचने आ गए यहाँ पे। आप कर क्या रहे हैं? अगर आपको पता है कि यहाँ पर जदीद सिस्टम नहीं लग सकता, तो यहाँ पर ये 2-3 साल पहले यूनिट बनाने की जरूरत क्या थी? अगर तो 2-3 साल पहले यहाँ पर यूनिट बना, नंबर 1। नंबर 2, आपने ये कह देना कि मैं अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करता हूँ। आप एहतसाब के लिए पेश ना करें, खुदा के वास्ते आप इस्तीफा दें और आप घर जाएं। सिर्फ आप नहीं, आपके नीचे जो पूरे लोग हैं, आपने एक सेक्रेटरी हेल्थ का इस्तीफा क्यों लिया? क्या इन्वेस्टिगेशन हो गई? क्या तहकीकात हो गई? हमें तो यहाँ पर इंसाफ का नाम ही आपने कमेटीज रख दिया है। आपने जब किसी मामले को दबाना होता है तो आप जो है ना उठ के कमेटियां बना देते हैं। फिर वजीर आजम साहब हमें बता दें, कल से मुस्तफा कमाल साहब आकर बेवकूफ बना रहे हैं ना सबको। अभी जब कमेटी बन गई है, जो भी जिम्मेदार होगा तो जाहिर है उसको भुगतना पड़ेगा। मैं हूँ, मेरे नीचे जितने लोग हैं सबको जाना पड़े, हम जाएंगे। तो तहकीकात से पहले सेक्रेटरी हेल्थ को किस तरह निकाल दिया? किस बेसिस पे आपने निकाल दिया? एक दिन में क्या आपने ये जांच पड़ताल कर दी कि सेक्रेटरी सेहत की जो है वो इस सारी चीज का जिम्मेदार है? आपने क्या लॉलीपॉप देने शुरू किए हैं? तो आप हमारे सर पे ये एहसान ना करें मुस्तफा कमाल साहब के मैं अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करता हूँ। भाई मैं तो खुद कह रहा हूँ आप इस्तीफा दे और घर जाएं, क्योंकि आप जो है ना, आपको क्या पता हो कि सेहत की जो वजारत है उसको आपको तो पूरा होमवर्क करना चाहिए था। 28 किलोमीटर का आप इस्लामाबाद संभाल नहीं पा रहे हैं और आप बड़े हामी बने फिरते हैं जी, छोटे छोटे यूनिट्स होने चाहिए, नए सूबों की ये बड़े हामी हैं, आप बड़ी बात करते हैं। भाई अपना इस्लामाबाद तो संभालो, 2 अस्पताल तो आप लोगों से संभाले नहीं जा रहे हैं क्या? मुझे एक बात बताएं, क्या ये जो हमारी जमहूरियत है जिसको हम कहते हैं लूली लंगड़ी जमहूरियत होनी चाहिए, भले लूली लंगड़ी जमहूरियत हो, क्या ये लूली लंगड़ी जमहूरियत उन 14 बच्चों को वापस ला सकती है? क्या ये लूली लंगड़ी जमहूरियत हमें इस बात की जमानत दे सकती है कि आइंदा इस तरह के वाकयात पेश नहीं आएंगे? तो ये हमें जो है ना वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना खुदा के वास्ते बंद करें। मेरे तो ख्याल में ये वजीर आजम को भी एथिकली इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको याद होगा कोई 10-12 साल पहले की बात है,
तब मैं दुनिया टीवी में काम करती थी, तो जुनूबी कोरिया में एक कश्ती डूब गई थी। ये बड़ा एक मशहूर वाकया हुआ था, तो वहां के वज़ीर-ए-आज़म ने इस्तीफा जी, दे जी। दिया था। तो बड़ी बल्ले-बल्ले हुई थी। देखिए ये एथिक्स होते हैं, ये अखलाकियात होती हैं, और यहाँ आके कल से और बड़ा दनदना रहे हैं मुस्तफा कमाल साहब, और आगे बड़ा बांगे दौड़ कह रहे हैं। अब मेरे पे भी कुछ एथिक्स है ना, मेरे पे कुछ बाइंडिंग्स है, मैं आपको बता नहीं सकता। कभी कल वो शाहजेब को ये बात कर रहे हैं, कभी कल वो मंसूर साहब को ये बात कर रहे हैं, मैं अभी कुछ बता नहीं सकता ना। मेरे पे बाइंडिंग क्यों नहीं बता सकते आप? वजारत आप लेने में बहुत आप तेज थे, और वजारत आप लेके बैठे हुए हैं। जो 22 बिलियन रुपीस का जो बजट है, कहाँ जा रहे हैं भाई? आपको जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो आप घर जाएं। आप हमें ये एग्जैक्टली जो है ना सबक और पढ़ाने ये बंद पहली करें। बार नहीं जी, हुआ है, 2020 में भी इसी तरह अफसोसनाक वाकया कई बार 2023 पेश में आ चुका है। मैं बताती हूँ, जून 2023 2024 में भी में हो चुका है एग्जैक्टली। 4 मरीजों की जान चली गई थी, उन्हें हीट स्ट्रोक हुआ था, ठीक है? और वो यहाँ पर आए कि हम एग्जैक्टली अपना इलाज कराएं, और सोने पे सुहागा, वहां पे एसी नहीं चल रहे थे। वो जिस चीज से बचने के लिए आगे, क्योंकि उन्हें हीट स्ट्रोक हुआ था, तो इनको उनके लिए तो तालियां बजानी चाहिए। इस लूली लंगड़ी जमहूरियत के आई लिए आई हमें आई तालियां थिंक बजानी चाहिए। तो जी जी मेरे ख्याल में जो आपके ये आपके सिस्टम चला जज्बात रहे भी हैं, अब उन्हें काफी जो है ना वो सामने आ जाना चाहिए। ये ऐसी जमहूरियत जो है ना, वो अब ना 14 बच्चों को वापस ला सकती है, ना ऐसी जमहूरियत पे से हमें कुछ लेना देना है। भाई जिनके बच्चे चलेंगे उन्हें क्या लगे जमहूरियत? वजीर आजम साहब जो है मुल्क चलाएं, या हमारे जो चलाने वाले पीछे से बैठ के चला रहे हैं वो मुल्क चलाएं। भाई बच्चों की जाने जा रही हैं, लोगों के घर उजड़े, और आप हमें जमहूरियत का दर्ज दे रहे हैं। आपको ये पता है कि इमरान खान को कैसे एग्जैक्टली रोकना है? आपको ये पता है कि इनके जलसे जुलूस नहीं होने देने हैं? उनके एग्जिट आपने कहाँ लगाने हैं, कहाँ उनको निकलने से रोकना है, कौन सी गलियां बंद करनी है, कौन सी सड़कें बंद करनी है, ये सारे रिश्ते आपको पता है। लेकिन ये नहीं पता और कि सेफ एग्जिट एस्टोनिशिंगली अस्पताल के इससे लिए जो पहले इमरजेंसी है इमरान वो खान कौन साहब सा को भी होना यहीं चाहिए। पर ले जाया गया था। एग्जैक्टली यहीं पर ले जाया गया था। मेरा ख्याल से आपके जज्बात काबिल दीद है शादी साहिबा। बीइंग अ मदर, बीइंग अ फीमेल, इवन बीइंग अ ह्यूमन यस, बीइंग, ये तो बड़ी तकलीफ दह चीज है आई कि कैन आप और फील। ये फरवा ऐसा मेरी नहीं हो बेटी भी जाएगा। 4 साल के बाद पैदा हुई थी। आई कैन फील उस औरत की पेन, उस बाप की और पेन जो कह रहा था कि एग्जैक्टली 4 साल के बाद मेरा बेटा पैदा हुआ है, 4 बजे बच्चा पैदा हुआ है उसका, और करेक्ट 6 बजे है ना उसका बच्चा जो है ना वो अल्लाह ताला के पास चला गया। तो बिल्कुल बीइंग अ मदर आई कैन बिल्कुल फील, मैं उनकी उस दर्द को बिल्कुल महसूस ये कर जो सकती हूँ। जज्बात हैं इसकी भरपाई नहीं हो सकती है। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो जो सियासी सूरत हाल है उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक प्रोफेसर साहब। ये तो हो गया वो वाला वाकया जो बहुत ही हार्ट रेंजिंग था। इस पे जितना अफसोस किया जाए कम है मेरा ख्याल से। और इससे अच्छा हुआ कि इसके बाद एक निशानदेही का अमल भी शुरू हो गया है मेरा ख्याल से। जो आपने सरकारी अस्पतालों की बात की, हमारे टैक्स के पैसों से जो कुछ हो रहा है, अब हम क्वेश्चन कर भी रहे हैं और उनको अब जवाब भी देना पड़ेगा कि ये ऐसे नहीं चलेगा निज़ाम। एक और चीज़ है जिसके ऊपर मैं चाहूँगी कि आपकी तवज्जो दिलाई जाए, वो है वो अलायंस जो मौलाना फजल रहमान साहब की छत्रछाया में एक बार फिर बना है। कहा ये जा रहा है कि मोहसिन नकवी साहब तो शायद राब्ते में हैं बैरिस्टर गौहर के साथ, और वो इस सिस्टम के ताकतवर तरीन शख्स भी समझे जाते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब भी ताकत के हवाले से आपको भी ज़्यादा बखूबी पता है कि बात मनवानी हो या बात को ट्रैक पर लाना हो, उनके पास ये हुनर मौजूद है। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले कुछ हफ्तों में ये ब्रेक थ्रू हो जाएगा? ख़ास करके जब आज मुलाकातों का दिन भी है और ट्यूसडे को हमने देखा कि नौरीन खान साहिबा की महीनों बाद एक मुलाकात हुई भी है खान साहब से। हमारा पॉलिटिकल सिस्टम पेचीदा है और अलाइंसेस बनना बहुत पुरानी बात है। मेरे सामने एमआरडीपी बनी, मेरे सामने एआरडीपी बनी, फिर मेरे सामने ये जो पीडीएम है ये भी बनी। इन तीनों अलाइंसेस में मौलाना साहब कम से कम पीटीआई से दूर थे। इवन एआरडी जब बनी, मौलाना साहब का एमएमए अपना अलाइंस था, बट वो अपने अलाइंस में चल रहे थे। तो अलाइंस बनना, उसके ऑब्जेक्टिव वक्ती, और फिर अगर ऑब्जेक्टिव हो जाएं पूरे, मसलन जनरल ज़ियाउल हक का तैयारा क्रैश हुआ तो एमआरडी ख़त्म हो गई, जनरल मुशर्रफ का इक़्तिदार गया तो एआरडी ख़त्म हो गई। तो ये अलाइंस कोई नई बात नहीं है, और मेरे लिए कोई ये एक अचंभे की बात भी नहीं है। सियासी जमातें हैं, उनका जहाँ जहाँ ऑब्जेक्टिव हैं, कहीं कहीं हर एक का अपना मंशूर है, हर एक का अपना मैनिफेस्टो है। और बड़ी अच्छी बात है जब मौलाना फजल रहमान भी कहते हैं, मौलाना गौहर खान साहब भी कहते हैं, बैरिस्टर साहब, कि हम पार्लिमान के अंदर और कानून साजी में हमारा तामुन जारी रहेगा। तो डज़ दिस मीन और शुड दिस मीन कि मौलाना साहब पीटीआई को अब ऐवान में बिठाएंगे
क्योंकि 26वीं तरमीम में भी वो बाहर थे, 27 में भी बाहर थे, और जब मुलाकात हुई थी तो मौलाना साहब ने ये बात बरमला की थी कि आप जो है, हम अंदर बैठेंगे, हम बाहर आ गए तो हमारा नुक्ता नज़र रजिस्टर भी ना हुआ, हमने निशानदही ना की। ये अल्फाज मौलाना साहब के, मेरे नहीं हैं। तो इस हवाले से बड़ी अच्छी बात है। अब जो दूसरी बात है खान साहब के हवाले से, यकीनन मोहसिन नकवी साहब पावरफुल भी हैं, वो गौर खान साहब के साथ भी राब्ते में हैं, वो सुहेल आफरीदी साहब के साथ भी राब्ते में हैं। राब्ते होना अच्छी बात है। हाँ, आगे कुछ ब्रेक थ्रू होगा। जो पिछला हफ्ता था ना, वो तो इस्लामाबाद बड़ा अफवाहों की जद में रहा कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन फिर वो एक नागहानी सी सूरत हाल कल वाली पैदा हो गई। तो अभी जो फोकस है वो किसी और तरफ है। अब 3 चीज़ों को क्लब करें कि सिस्टम नाकारा हो गया, छोटे सूबे बनाने चाहिए। नंबर 1 कोलैप्स कर गया, नाकारा हो गया ना। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि खान साहब का चेकअप करवाया जाए, शिफा अस्पताल लाया जाए, फैमिली से मुलाकातें करवाई जाएं, और फिर जो है जो जितने केसेस उनके पास उनके ख़िलाफ़ हैं वो सब की तफसील ले आएँ। वो अब 16 सितंबर को अदरवाइज़ तो हेरेंगे, लेकिन ये जो पिटीशन आई हैं, पता नहीं ये पिटीशन कब टेकअप होंगी, ये तो अदालत ने फ़ैसला करना है। तीसरी अब डेवलपमेंट जो हुई, वो खान साहब को जो शिफा नहीं लेके गए, वो पिम्स में आ गए, उनकी सेहत अच्छी, उनकी बहन ने कहा कि जी वो ब्लड प्रेशर भी ठीक है और वो सेहतमंद दिखाई दे रहे थे, जिसको पीटीआई कॉन्टेस्ट कर रही है कि सेहतमंद दिखाई देना और सेहतमंद होना, इसमें बड़ा फ़र्क है। तो ये सारी डेवलपमेंट्स जो हैं उन्होंने हमें बड़ा उलझाए रखा इस्लामाबाद में कि हो क्या रहा है। लेकिन फिर सानिया हो गया कल वाला। तो अभी तो सच्ची बात है, हर एक के जज्बात हैं अपने। जब हम सोचते हैं कि छोटे छोटे मासूम बच्चे एक आध दिन के, तो दिल दहल जाता है। और बात करने का भी जो है वो हौसला चाहिए। इस हवाले से उन माओं की आवाज़ें मैंने सुनी। मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, यहाँ हॉस्पिटल में मेरा आना जाना भी होता है, कभी कभी किसी को इंक्वायर करने के लिए, अयादत करने के लिए, या अपने किसी अज़ीज़ के वो इलाज के लिए। तो इसलिए जो जगहें जहाँ आप आते जाते हो और वहाँ कुछ सानिया हो जाए तो कोरिलेशन जो है ना बड़ा मुश्किल होता है उस हवाले से। लेकिन इत्तेहाद आगे बढ़ेगा, ये तो नज़र आ रहा है ना। ठीक है, नहीं आप कह रहे हैं कि इत्तेहाद आगे बढ़ेगा। आपके जो लास्ट कमेंट है उस पर तो मैं यही कह सकती हूँ कि मेरा ख्याल से सारे हुक्मरानों को सरकारी अस्पतालों की तरफ जाके इलाज कराना चाहिए, ताकि हो सकता है कि उनके चक्कर में हम जैसे लोग भी इलाज कराना शुरू कर दें, हालत जार जो है वो उसकी ठीक हो जाए, बेहतर हो जाए। एनीवेज, शाजिया ज़ेशान साहिबा, इत्तेहाद तो प्रति साहब कह रहे हैं कि चलेगा, और लग भी ऐसे रहा है कि आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कुछ चीजें सीख ली हैं? तहरीक-ए-इंसाफ ने कुछ सीखा या नहीं सीखा, ये जो इत्तेहाद है, आप मुझे बताएं इसका क्या फायदा होगा? ये किसको डराने के लिए आप इत्तेहाद बना रहे हैं? ये तो जो वो कह मोहसिन रहे हैं कि नकवी साहब हमने ने बात 28वीं की थी तरमीम में कि बार्गेन। जी, जी। जी, बिल्कुल, मैं वही तो आपको कह रही हूँ। इसमें कोई अवाम का कोई फायदा है तो आप जरा मुझे बता दें। आप डेली बड़े-बड़े सियासतदानों के साथ प्रोग्राम करती हैं, आप मुझे बताएं ना, इस अलायंस का किसी आम बंदे को फायदा होगा? इससे आम बंदे की जिंदगी पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं था। आप नहीं था। तो ये हमारे लिए, आपके लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी आने वाली नस्लों के लिए कुछ नहीं है। ये जो लोग हैं ना, सियासतदान जो इत्तेहाद बना रहे हैं, मसला ये है कि इनकी डॉक्टर्स भी इम्पोर्टेड हैं, इनकी बीमारियां भी इम्पोर्टेड हैं। वो बीमारियां भी इन्हें वो होती हैं जिनके इलाज भी यहाँ नहीं होते। इनके डॉक्टर्स भी वो होते हैं जो पाकिस्तान में बसते ही नहीं है। वो पता नहीं कौन सी सियारों पे इनके डॉक्टर्स भी होते हैं। आम बंदा तो उस बारे में सोच भी नहीं सकता। बात यह है कि मुझे इस इत्तेहाद से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मेरा इस इत्तेहाद में कुछ मुझे देना नहीं है। मेरी बच्ची की तालीम नहीं देनी है। इस इत्तेहाद ने रोजगार किसी को नहीं देना है। इस इत्तेहाद ने महंगाई कम नहीं करनी है। नहीं, लेकिन अगर ये मफादात का सौदा है। फ्लोर ऑफ द हाउस पे एक्टिव होगा एज ऑपोजिशन, तो हो सकता है कि कुछ चीजें हुकूमत के उससे बेहतर कराने में क्या एक बार करेगा? फिर शुरू क्या हो जाए, करेगा? क्योंकि जैसे क्या करेगा? मुराद साहब लेकर आएंगे फॉर्म 47, 45 में बदल जाएगा। 8 फरवरी 2024 के जो इंतखाबात थे, जो सवालात उठे थे, क्या ये इत्तेहाद उन सवालों के जवाब दे पाएगा? या जो तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादतियां हुई, या मुस्लिम लीग नून के साथ जो माजी में ज्यादतियां हुई, उनके जवाब दे पाएगा? ये सब ये एक ही जो है ना, एक ही बोतल के ढक्कन है सारे, ठीक है। इसलिए मुझे इनके इत्तेहाद से कोई लेना देना नहीं है। मेरा तो यकीन करें, कल से दिल इतना दुखी है, एक ऐसा कानून बना दें
कि जितने भी सियासतदान हैं उनके बच्चे, आगे से उनके बच्चे, इनके पोते पोते नवासे नवासियां कोई इलाज के लिए बाहर ना जाए, इन्हीं अस्पतालों में ये इलाज कराएं। ठीक है, फिर आप देखिएगा यहाँ पे जदीद सिस्टम भी लगेंगे, यहाँ पे एयर कंडीशंस भी होंगे, यहाँ पे फायर सेफ्टी जो सिस्टम है वो भी बड़े जबरदस्त लगेंगे। फिर आप देखिएगा कि पाकिस्तान के हॉस्पिटल लंदन के हॉस्पिटल से बेहतर हो जाए, क्योंकि यहाँ पे इनका भी इलाज होगा ना। हमारी जो ब्यूरोक्रेसी मुल्क को खा गई है दीमक की तरह, बड़े बड़े जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, यहाँ पर आपने ताल्लुकात निभाने होते हैं, आपने मेरिट पर थोड़ी नौकरियां देनी है। आपने तो यहाँ पर वजारतें दी हुई अपने इत्तेहादियों को खुश करने के लिए, अपनी हुकूमतों को चलाने के। मुझे बताएं ना मुस्तफा कमाल साहब की क्या वो है, उनकी क्या स्पेशलिटी है हेल्थ में, क्या पता उनको हेल्थ के बारे में? मुझे मुस्तफा कमाल साहब समझाएं, आप समझाएं, शौकत पराजर कोई तो समझाए मुस्तफा कमाल साहब ने इस वजारत में आने से पहले किया क्या है। उनको बस मुंह उठा के वजारत, मुंह उठा के आप किसी को भी दे दे, वो कहते ना अंधा बांडे रेवड़ियां मुड़ मुड़ अपने आनू। तो इन्होंने ये पागलों मतलब ये सब अपनों को ये कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हुकूमत चलानी है, ताजियों को राजी रखना है, खुश रखना है। यही एमक्यूएम थी जो कल तक तहरीक इंसाफ के साथ थी, और जब अदम एतमाद आई तो पीटीआई वालों को कह रहे थे ऊपर से फोन करा दे तो हम आपके साथ आ जाएंगे। ये तो इन लोगों की वैल्यू है। तो आप जैसे इत्तेहाद की बात कर रही हैं, कौन से ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस की बात कर रही हैं? ये सिवाय अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए या अपने जो है ना अपने अपने इन्होंने अपनी जो सियासी दुकानें चमकाने के अलावा इस सियासी अलायंस का कोई फायदा नहीं है। जितने भी इवन मैं यहाँ पे एडमिट करना चाहूंगी, द स्क्रीन जो हमारे टीम भी बैठी हुई है ना, अब ये बिल्कुल सच्ची बात है कि पाकिस्तान में हर चीज इतनी जमूद का शिकार हो चुकी है कि ये किसी भी आम बंदे को अब हुक्मरानी पे, किसी भी किस्म की पब्लिक सेफ्टी पर, किसी भी इदारे पर एतमाद नहीं रहा, और ये एतमाद का फुकदान मजीद बढ़ता जाएगा अगर सिचुएशन ऐसी चलती रहेगी। हाँ, ऑपोजिशन का या जो सो कॉल्ड थोड़ी सी जमहूरियत होती है उस पर थोड़ा सा एतमाद हम जैसे लोग इसलिए रख लेते हैं कि हमें एक आस उम्मीद होती है कि ये शायद मुल्क चलाने में हुक्मरानों को कोई राह रास्त पे लेकर आएंगे, थोड़ी सी टफ टाइम देंगे तो शायद वो अकल को हाथ भी मारे और कुछ चलाएं भी। लेकिन वाकई व्हाटएवर हैपेंड यस्टरडे, मेरा ख्याल से ये जो मैंने तो इस पे लिखा भी कि कल जो फूलों के जनाजे हैं ना, ये बहुत भारी होंगे, बहुत भारी होंगे। और ये याद रखें कि कयामत के दिन आपको एक एक चीज का हिसाब, एक एक पाई का हिसाब देना है रिलीजियसली, क्योंकि हमारा ये जो मुल्क है ये बड़ा ही इस्लाम की बुनियाद के ऊपर है। एनीवेज, थैंक यू सो मच पराठा साहब फॉर गिविंग अस योर टाइम, एंड शाज़िया रशान साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ईरान और अमेरिका के दरमियान जो जंग है वो कभी सुस्त रवि का शिकार होती है, कभी तेज तुंद हवा की तरह जो है वो बयानात दोनों तरफ से सामने आते हैं। कभी ये कहा जाता है कि जंग का आगाज बस वही चला, और फिर कभी कहा जाता है कि हम मुज़ाकरात के बहुत करीब हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का भी दौरा बहुत ही अहमियत का हामिल रहा है, और अब तो खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि जो कतर की तरफ से एक इनिशिएट किया गया है उसमें भी शायद ईरान से मुज़ाकरात पर जोर दिया जाए, और आज कतरी वज़ीर आज़म तेहरान भी पहुंचेंगे और ईरान के साथ गुफ्तगू करेंगे ताकि कोई मामला तय पाए। ईरान अलबत्ता दूसरी तरफ जहां पर चीन ने ईरान की हिमायत की है, वहां पर उसके उसूली मौक़िफ़ का उसने क़ायम मक़दम भी किया है, और साथ ये भी कहा है ईरानी सदर पज़ेश्कियान साहब ने कि मुल्क का दिफा हमारा जायज़ हक है जो हम इस्तेमाल करेंगे। रूसी मीडिया ये दावा कर रहा है कि मामला तय पा गए हैं, लेकिन अभी तक कुछ खुल के सामने नहीं आया है। तो जहां जब लगता है कि बड़े करीब पहुंच गए हैं किसी मुआहदे के या फिर उसी मुआहदे की एक्सटेंशन या कंटिन्यूटी के, तो एक और बयान सामने आ जाता है। और इसके बीच में जो एक स्पॉइलर है इजराइल, वो भी शक शुबात का इज़हार करता हुआ दिखाई देता है। नेतन्याहू के हाल ही के जो बयान है वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि वो खुश खास नहीं है, और ईरान और ओमान के बीच में तय पाने वाली जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के ऊपर चीजें हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता करके सामने आ रही हैं कि उसकी जो फीस है वो दोनों के दरमियान तय पाएगी। अब ये मामला कहाँ तक जाता है, क्या तय पाएगा या नहीं पाएगा, इस पे बात करने के लिए हमें जो है फॉर्मर एम्बेसडर हैं इमरान अली साहब, इनके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है मार्शल रिटायर्ड सईद मोहम्मद खान साहब ने, डिफेंस एनालिस्ट है। दोनों का बहुत शुक्रिया। मार्शल साहब, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की एक पैगाम रसानी की CDF साहब ने खुद जाकर, मोहसिन नकवी साहब भी एक्टिव रहे हैं, अभी भी एक्टिव हैं, और फिर अब कतरी वज़ीर आज़म भी दौरा करने का कह रहे हैं, तो ज़ाहिर है कि ईरान जाएंगे तो कुछ बातचीत तो होगी। आपको इससे क्या ब्रेक थ्रू नजर आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने आज अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया, और अस्सलाम वालेकुम टू एम्बेसडर इमरान। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरे ख्याल
क्या इमरान साहब कैसे हैं आप, खैरियत से? बिल्कुल सर, ठीक ठाक। देखिए, असल में जो है ना, दोनों पार्टीज जो हैं, ईरान और अमेरिका, इस वक्त दोनों डेस्परेटली ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से दोबारा नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर जाएं। मेरे ख्याल में जब प्रेसिडेंट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान गए थे तो उनको अमेरिका की और ईरान दोनों की आशीर्वाद हासिल थी कि वो दोबारा एक मॉडरेटर और एक फैसिलिटेटर का किरदार अदा करें। जो इस्लामाबाद एमओयू है वो एक बेसिक डॉक्यूमेंट बनने जा रहा है जिसके ऊपर ईरान आगे बढ़ना चाहता है और उसी को इम्प्रूव करना चाहता है कि जून 17 के बाद जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उनको भी इस एमओयू का या जो पीस डील होने जा रही है उसका हिस्सा बना दे। मेरे ख्याल में आगे आने वाले दिनों में जो है, क्या कहते हैं, दोनों का टेस्ट होगा, अमेरिका का भी और ईरान का भी। अमेरिका का टेस्ट ये है कि आपने अपने जो फैसिलिटेटर्स और मॉडरेटर्स हैं जो कि बेसिकली पाकिस्तान, कतर और इजिप्ट थे, आपने इनको दोबारा एक्टिवेट कर दिया है। तो पूरी दुनिया को पता है कि ये कंट्रीज उस वक्त तक दोबारा ये रोल अदा नहीं करेंगी जब तक दोनों पार्टीज का उनको सपोर्ट हासिल ना हो। अगर हम सपोर्ट हासिल है तो अब ईरान जो है वो इनसे, पाकिस्तान से ये डिमांड करेगा कि जी ठीक है, आप अमेरिका की शराइत लेके हमारे पास आए हैं, लेकिन जो हमने जिन शराइत के ऊपर पहले एग्री किया था आप उन शराइत के ऊपर अमल तो करवाना शुरू करें। अमेरिका का टेस्ट वो होगा। और ईरान का टेस्ट ये होगा कि जो रीजनल कंट्रीज हैं, खासतौर पे गल्फ कंट्रीज, अब वो अपने आप को अमेरिका से दूर करती नजर आ रही हैं। इजराइल को उन्होंने एक दुश्मन समझ लिया है और अब वो ये चाहते हैं कि एक रीजनल अलायंस की तरफ सारे ममालिक बढ़ें। ओमान इस सिलसिले में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है और उसने ऑलमोस्ट, मेरा ख्याल, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए जो एक डील थी वो ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो चुकी है, बस उसके अनाउंस होने की देर है, जिसके तहत वो इस तमाम शराइत मान ली जाएंगी जो कि गल्फ कंट्रीज ने और खासतौर पे ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए रखी है। चीजें आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। कतर प्राइमरीली मेरा ख्याल इसलिए आया है कि ईरान की एक बहुत बड़ी शर्त है कि जो उसके पैसे फ्रीज हुए हैं वो डी फ्रीज किए जाएं। और इस्लामाबाद एमओयू के बाद भी जो पहले पैसे फ्रीज होने थे वो $12 बिलियन थे जो कतर के पास पड़े। डेफिनेटली ईरान यही चाह रहा है कि जी के इस्लामाबाद एमओयू के ऊपर अमल हो और उस अमल में एक बहुत बड़ा पॉइंट जो है वो कतर ने फुलफिल करना है। मेरे ख्याल पहले कतर के फॉरेन मिनिस्टर गए और आज सुना है कि प्राइम मिनिस्टर जा रही हैं। होपफुली ये जो सारी एकदम शटल डिप्लोमेसी जो हम गल्फ में दोबारा देख रहे हैं, पाकिस्तान और कतर की और दूसरे ममालिक की, इंशाल्लाह बहुत जल्द कोई अच्छी खबर सुनने को मिली। ब्रेक थ्रू आप कह रहे हैं कि होगा। मिस्टर साहब, आप भी ये समझते हैं कि ब्रेक थ्रू के बड़े करीब है? क्योंकि रूसी मीडिया दावा कर रहा है, अलबत्ता ईरान की किसी तरफ से या अमेरिका की तरफ से कोई खातिर इस तरह के बयान की तस्दीक नहीं की गई है। गो के ईरान के कुछ स्टेटमेंट्स में हमने तब्दीली देखी है, जैसे अब्बास अराक्ची ने पाबंदियों के हवाले से थोड़ा सा कुछ कहा, तो कालिबाफ साहब ने जो बयान दिए या पज़ेश्कियान साहब ने दिए, तो ऐसा लग रहा है कि मूवमेंट थोड़ी चेंज हो रही है। असल में जी जो कालिबाफ साहब ने, फरबा, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम सर, वो जो बयान दिया वो मेरा ख्याल है कि हान में एक आर्टिकल छपा था जो बड़ा खिलाफ था नेगोशिएशंस के, वो उसके जवाब में दिया है। ये तमाम ममालिक यहाँ पहले आ चुके हैं, लेकिन होता फिर यह है कि किसी को ट्रॉफी चाहिए ना। ईरान अपने अवाम को ये बता सकता है कि वो किसी तरह भी बैकफुट पे गया, इसलिए वो अग्रेसिव बयान देते रहते हैं। और अमेरिका का भी यही हाल है। तो उम्मीद तो लग रही है, रूसी मीडिया का क्या है जी, रूसी मीडिया को वो क्या कहना चाहिए, कोई टर्म होती है, मतलब दे आर नॉट रेलेवेंट टू दिस, पंजाबी की मसला भूल गई। तो वो आई गेस सीम्स लग तो ठीक रहा है,
लेकिन ये हमेशा एट द लास्ट मोमेंट दे डिस्कवर समथिंग एल्स, क्योंकि ईगो का मसला है ना। आपका ईगो जो है इलेक्शन में जाते हुए, मिड टर्म्स में जाते हुए, वो ये कहना चाहता है कि मैं जीता हूँ किसी तरह। दैट इज द प्रॉब्लम। अदरवाइज अच्छा खासा एमओयू था, और ईरान ने मेरे ख्याल में गलती की थी, उनको तो उन टैंकर्स पे अटैक नहीं करना चाहिए था। कई दफा तहम्मुल से बैठ के भी मसले हल हो सकते हैं। तो आई होप वो दोबारा ऐसी कोई गलती ना करें, तो मे भी। ठीक है, तो आपको आपको ब्रेक थ्रू नजर आ रहा है, जैसे कि एयर मार्शल रिटायर्ड साहब ने भी कहा कि कुड बी पॉसिबल कि अभी आने वाले दिनों में जो पैगाम रसानी सीडीएफ साहब की तरफ से भी हुई है, दोनों का आशीर्वाद भी उनको मिला हुआ है, तो कुछ हो सकता है, तो वो उसी की कंटिन्यूशन में होगा, कुछ ऐड ऑन होगा। असल में आज फॉरेन ऑफिस ने भी कहा, नॉट दैट कि उसकी किसी बात की कोई वैल्यू है, मेरे दोस्त ही हैं, लेकिन ये जो सीडीएफ है ना, ये पैगाम रसानी के अलावा पर्सनल रिलेशनशिप का उनका एक नेटवर्क है विद द अमेरिकन एंड विद द इरानियंस। और मेरा ख्याल है वो जिस दौरान हमें लग रहा था कि कोई सुलह सफाई नहीं हो रही, उस दौरान भी वो एक्टिव थे। ही न्यू व्हाट वाज हैपनिंग, तो वो गए हैं और बिल्कुल ट्रम्प से पहले बात की है, लेकिन उसके अलावा कन्विंस भी करने गए हैं। कुछ एक दो मीटिंग्स का तो हमें पता है, एक दो मीटिंग्स शायद उनकी ऐसी हुई हो जिनका हमें ना बताया गया हो। तो उनका एक कन्विंसिंग का बहुत बड़ा रोल है आईआरजीसी को। तो आई होप कि वो कामयाब हो। आई होप अमेरिकन्स थोड़ा सा रुक जाएं और डिस्कशंस करें, तो फिर जरूर उम्मीद है जी। लेकिन यहाँ जहाँ ईगोज हो ना, इस जंग में ईगोज का बहुत बड़ा मसला है। ठीक, यानी कि आप कह रहे हैं कि वो जो अपनी कौम को जवाब देना, वो सब चाहते हैं कि हम हिस्ट्री में ये बताएं कि हम हमारी साइड जीती थी और हमने अमेरिका को जो है, ईरान कहे कि नीचे घुटनों पे लाके खड़ा कर दिया, अमेरिका कहे कि हमने देखें जीत ली, ताकि वियतनाम वॉर जैसे कलंक जो है वो अमेरिका की हिस्ट्री में ना ले। लेकिन लेट्स जस्ट सम इट अप। एम साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि क्या आप देख रहे हैं, अगर ये हो भी जाता, तय भी पा जाता है, तो प्रॉब्लम ये है कि पहले भी तय पाया था, जो इस्लामाबाद अकॉर्ड था, नहीं चल पाया उस तरह। क्या गारंटी होगी इस बार, अगर ये तय पा भी जाता है तो ये चलेगा? देखिए, ये कंसर्न जो है ना फरवा, उस वक्त भी था जब इस्लामाबाद एमओयू साइन हो रहा था। और अगर आप उसका क्लॉज 14 देखें, जो लास्ट क्लॉज है, उसके अंदर था कि जी के ये जो भी पीस डील होगी, उस पीस डील को सैंक्टिफाई यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल करेगी। जिसका मतलब ये हुआ कि फिर इसकी गारंटी जो है ना, जो सुपर पावर्स हैं बड़ी, वो लेंगी कि जी के क्या कहते हैं कि इस इलाके के अंदर जो भी पीस डील हो रही है उसको उसी तरह अमल किया जाए जैसे कि ब्लैक एंड व्हाइट में। फरवा, हम सबको ये समझने की जरूरत है कि इस वक्त जो है ना, अमेरिका एक बहुत ट्रिकी सिचुएशन में है। और वो सिचुएशन ये है कि पूरी दुनिया को ये परसेप्शन में मैं बात करूं, आप मिलिटरीली हम उसको डिबेट कर सकते हैं, परसेप्शन वाइज ईरान ये जंग जीत चुका है, मिलिट्री जंग जो है। ठीक, नहीं नहीं कराइए, यानी कि आप कह रहे हैं कि वो सैंक्शंस के भी, और लेकिन क्या ये सैंक्शंस लगाने के बाद भी ईरान को कोई फर्क पड़ा है? इमरान साहब, क्या वाकई ईरान को फर्क पड़ता है? क्योंकि ईरान के ऊपर तो ऑलरेडी 47-48 ईयर से यही चल रहा है, सैंक्शंस लगे हुए हैं, उनके पैसे मुंजमद है। पर भाई, ये वाली सैंक्शंस जो है ना, ये बहुत सख्त हैं। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, एवीएम साहब सही कह रहे हैं कि ये उन ज्यादातर ममालिक ने बाय नहीं किया, लेकिन इसमें प्राइवेट सेक्टर भी है, इसमें ट्रेड के रूट्स भी कवर्ड हैं, बाकी चीजें भी हैं। इवन पाकिस्तान को भी कहा गया है कि आप भी जो 6 ट्रेडिंग रूट्स हैं उन पे जरा थोड़ा सा गो स्लो ऑन देम। तो इसलिए ये सैंक्शन सख्त हैं। लेकिन ईरान का मसला ये है कि ईरान एक जंग बिल्कुल जीत चुका है, जिस तरह सर कह रहे हैं, और वो बिलीव करता है कि वो जीत चुका है। तो वो ज्यादा अवाम की जो ज़बूं हाली है या जो प्रॉब्लम है, उसके बावजूद वो अभी 2-3 महीने आई थिंक वो सरवाइव कर सकता है। तो ये अब इन अच्छा। दोनों ममालिक का डिपेंड करेगा कि ये कितना पीस चाहते हैं। अगर तो ये पीस चाहते हुए तब तो हो जाएगा। अगर फिर इन्होंने डर्टी पीस ही रखना हुआ, डर्टी पीस का मतलब है 2 दिन अटैक्स हो गए, फिर उसके बाद बातें हो गई, फिर रुक गया, अपना ऑलमोस्ट बंद रही, तो देन इट विल बिकम अ वेरी बैड सिचुएशन अगेन। लेकिन 2-3 महीने वो सब सरवाइव कर लेगा
मैं खान साहब आपसे पूछना चाह रही हूँ, 2-3 महीने अमेरिका के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि मिड टर्म्स आ चुके हैं। मिशिगन में ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि जो एंटी इजराइल एक बयानिया है वो जीता है। जी, आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं। और अगर आप इवन अगर इजराइल के इलेक्शंस को फॉलो करें, क्योंकि वो पहले होने वाले हैं अक्टूबर में, अक्टूबर तो में, जी, उन्होंने जी। ना प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की पार्टी ने जो है क्या कहते हैं वो पोस्टर्स लगाने शुरू कर दिए कि जिसमें वो शो करते हैं कि तुर्की क्या कहते हैं ईरान, हमास और हिजबुल्ला के 4 लीडर्स की तस्वीरें लगाई और उनको कहा, और पोस्टर के नीचे लिखा हुआ है कि ये बड़े खुश होंगे अगर नेतन्याहू इलेक्शन हार जाए, सो आप इसको इलेक्शन जी, जी। हारने ना दें। ठीक है ना। सो हर कोई जो है ना वो इस वक्त अपने इलेक्शन कैंपेन की तरफ है, लेकिन जो है ना, इसीलिए मैं और इमरान साहब हम दोनों यही कह रहे हैं कि प्रेगमेटिज्म ईरान को शो करना चाहिए। एक बहुत अच्छा टाइम है जब ईरान जो है ना वो अपने फीट ड्रैगिंग ना करे और अमेरिका को यहां से जाने का यानी एक यानी रास्ता वक्त प्रोवाइड रहते कर दे, हुए जो कि ईरान फायदा ले इस्लामाबाद ले, एमओयू के बेशक थ्रू ओमान के उसको साथ। मिल जी, रहा जी। है। ठीक, देखिए यानी कि ईरान का ईरान ना अगर वक्त रहते फरमा हुए फायदा ले सिर्फ लेगा तो उसमें एक सिर्फ फायदा ईरान का नहीं होगा, पूरे खित्ते का फायदा होगा, पाकिस्तान का भी फायदा है इसमें। और हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान और ईरान अगर ट्रेड शुरू करते हैं या दीगर मामलात हैं, गैस पाइपलाइन है, ऑयल है और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो मेरे ख्याल से चीजें चेंज हो जाएंगी पूरे खित्ते में। थैंक यू सो मच मिस्टर इमरान अली साहब और एम रिटायर्ड खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया और आपने भी डिटेल में डिस्कस किया। प्रोग्राम का चूंकि वक्त खत्म हो गया है, अगले हफ्ते मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।